हम भगवान के मामले में हम भगवान से ही उम्मीद रखते हैं। तो अब ये कितनी बड़ा अपराध करें तो इन्हें तो जमानत मिल ही जाएगी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीबीआई कोर्ट की ओर से आज जो फैसला दिया गया बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी जी, उमा जी, जोशी जी समेत 12 लोगों पर आपराधिक साजिश का आरोप तय कर दिए गए हैं। इसी के खिलाफ पर अब 2 साल के अंदर फैसला भी आएगा। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए राम मंदिर हमेशा से ही राजनीति का मुद्दा रहा है। इसकी आड़ में सत्ता की सियासत साधने की कोशिश होती रही है। सबसे पहले इस पर कब और कैसे शुरू हुई थी पॉलिटिक्स, देखिए रिपोर्ट। साल 1984 यही वो साल था जब राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति शुरू हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने और भव्य मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया था। जून 1989 वीएचपी को औपचारिक समर्थन देकर बीजेपी खुलकर मैदान में आई और आंदोलन को एक नया बल दिया। 9 नवंबर 1989 कांग्रेस को हिंदू वोट छिटकने का खतरा महसूस हुआ, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की इजाजत दी। 25 सितंबर 1990 बीजेपी देश भर में अपने संगठन को मजबूत करना चाहती थी और इसके लिए शायद राम राग से बेहतर उसे और कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इस दौरान कई जगहों पर दंगे भी हुए। नवंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव ने गिरफ्तार करने के आदेश दिए। इस गिरफ्तारी के बाद लालू प्रसाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण में कामयाब हुए थे। केंद्र में बीजेपी और वाम दलों के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार चल रही थी, लेकिन समस्तीपुर में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 हजारों की संख्या में कार सेवक ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद गिरा दिया। जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। मस्जिद की तोड़फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन हुआ। साल 2001 सीबीआई कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को बरी कर दिया। अगस्त 2003 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। ये दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को दिया गया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वो कोर्ट के बाहर मध्यस्थता करने को तैयार है। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा समेत आरोपी नेताओं पर केस चलाने का आदेश दिया, लेकिन बीजेपी अब ये दिखाने की कोशिश में है कि मंदिर निर्माण को लेकर वो समर्पित है। इसके लिए चाहे जो भी कीमत उठानी पड़े वो इसके लिए तैयार है। गोपाल कृष्ण, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो यहाँ पर बीजेपी कह रही है कुछ भी कीमत हो चुकाने के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि इस मुद्दे पर, यह मुद्दा इतना संवेदनशील है बीजेपी के लिए कि बावजूद इसके कि आपराधिक साजिश के आरोप तय हो गए हैं, इतना आसान नहीं होगा कि उमा भारती को रिजिग्नेशन के लिए कहा जाए या गवर्नर कल्याण सिंह है उनसे रिजिग्नेशन के लिए कहा जाए। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राम को लेकर जो राजनीति है उसको बहुत झटका लगेगा। अंजला सिंह हमारे साथ बीजेपी से है। अंजला जी, आपका पहला रिएक्शन क्या है, बीजेपी का रिएक्शन क्या है? आपराधिक साजिश के आरोप तय हो गए और कोर्ट ने कहा है कि काफी सबूत हैं उनके पास,
उमा जी के खिलाफ, आडवाणी जी के खिलाफ, जोशी जी के खिलाफ और इन जो टोटल 12 लोग हैं, इसीलिए आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए गए हैं। नहीं, तो आप मेरे रिएक्शन ये चाहते हैं कि जो कोर्ट ने इनके ऊपर धाराएं तय की हैं उसके ऊपर जो 120B IPC का जो अपराध है उनके विरुद्ध पाया गया है, उस आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है अनिला जी। मेरा सवाल सीधा सा है कि जो आरोप है काफी गंभीर है, मामला बड़ा संवेदनशील है, तो बीजेपी अपने नेताओं को लेकर अब क्या सोचती है? बीजेपी ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, हर हिंदू जिसके मन में ये आस्था है कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए, वो ये जानता है कि ये जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, वो बिल्कुल साफ गोई से निकलेंगे इसमें से। दाग उनके हिंसा ऊपर भड़काने का भी आरोप है, हिंसा भड़काने का भी आरोप है, इस पर भी गर्व आपको होता है? हिंसा भड़काने का भी आरोप है जो बाद में दंगे हुए। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कहां से कौन भड़का रहा। क्या आप लोग, मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत 120B क्या है? आडवाणी साहब बारंबार सबसे प्रार्थना कर रहे थे कि शांतिपूर्ण भजन कीर्तन सब करो, कार सेवक है। अरे कार सेवक वहां कोई दंगा करने आते हैं? आप देखते जाइए, ईश्वर हमारे साथ है, श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा जो भी नेतृत्व है जिसके ऊपर ये ट्रायल चलाया जा रहा है बिल्कुल साफ निकलेंगे और श्री राम का मंदिर का निर्माण वहीं होगा, चाहे कांग्रेस जैसे दलों का मंशा कुछ भी रही हो। लेकिन जो 120B है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस है, उसमें दंगा भड़काने का मामला भी तो शामिल है। तो दंगा भड़काना, इसमें कहां से कोई आप प्राइड ले रहे हैं? राम की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, वहां तक चलिए। नहीं, प्राइड बिल्कुल, हम हर चीज पे प्राइड लेते हैं। श्री राम का जहां मसला लगा हम प्राइड लेते हैं। आरोप लगा है ना, जरा सिद्ध करके तो दिखाएं। आरोप लगा है ना। नहीं तो अगर आप इतना प्राइड लेते हैं तो क्या आप ये बात भी कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा, फिर भी आडवाणी जी आपके लिए एक प्रोबेबल कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए होंगे क्या? आप ये जो बात आप मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं, मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूं, मुझको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन राष्ट्रपति का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा और कौन नहीं होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चलिए ठीक है, आप इस पर नहीं कहना चाहते, लेकिन आपकी क्या आस्था है, आपका क्या मानना है कि क्या इस तरह के चार्जेस जिस पर आप प्राइड ले रही हैं, जिस पर आप गर्व की बात कह रही हैं, वो चार्जेस से क्या कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप घुमा फिरा के जितना भी आप मेरे से पूछने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति उम्मीदवार के विषय में, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। और जहां तक ये जितनी भी धाराएं लगाई गई हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप प्राइड ले रही है, मैं कह रही हूं कि ये कोई भी धाराएं सिद्ध नहीं होने वाली है। जो हर एक कार सेवक, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था या नहीं था, किसी संस्था से जुड़ा हुआ था या नहीं था, वो भगवान श्री राम की आस्था की वजह से वहां पर था। और फिर उसके बाद मुकदमे लगाए जाते हैं, कोई बात नहीं, मुकदमों के डर से हम अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते, अपनी आस्था तो नहीं छोड़ सकते। हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, मुझको पता है हमारा धर्म को दंगा भड़काने को थोड़ी ना कहता है। हमारा धर्म को दंगा भड़काने को कहता है क्या? जी बिल्कुल नहीं कहता है, परंतु जो ड्राइंग रूम में बैठ के सेक्युलरिज्म पर भाषण देते हैं और स्कॉच पीते हुए डिस्कशन करते हैं, उनसे पूछिए कि जो दंगा वो लोग भड़काते हैं या हम जो हिंदुओं का धर्म में विश्वास रखने वाले भड़काते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखते हैं कि जो दंगा भड़काए। अगर सच्चे मायने में कोई राष्ट्रवादी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, अगर सच्चे मायने में कोई धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, यानी कि जस्टिस फॉर ऑल अपीजमेंट टू नन, तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, यहाँ पर मनीष तिवारी की ओर से कहा गया है कि जानबूझ के इस मामले में मोदी जी को, इसको आडवाणी जी को इसलिए फंसाया जा रहा है, और सीधे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके कहा कि ताकि राष्ट्रपति की रेस से वो बाहर हो जाए, ऐसा मनीष तिवारी की ओर से कहा गया। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया है, लाइन कट चुकी है, लेकिन बाकी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं एक बार त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो कह रहे थे अभी
बीजेपी की ओर से, इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? यहाँ पर साफ साफ है, जैसा कि हम भी बात कर रहे थे, कि आप भूल जाइए कि किसी से कोई नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा मांगा जाएगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी प्राइड लेती है, जिस पर वो राजनीति करती है, जिस पर उसको वोट मिलते हैं। वो कतई अगर किसी से कह दे कि इस्तीफा दे दो, तो जो राजनीति राम के नाम पर जिन्होंने कमाया है वो सारा गंवा देंगे। तो इस ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी बीजेपी। नहीं, देखिए बात सही है आपके। इसके पहले जो एक न्यूज़ पैकेज दिखाया था आप लोगों ने, जब 84 से शुरुआत का पूरा आपने बताया था ये कैसे कैसे हुआ। दरअसल दिक्कत यही थी कि उस जमाने में 84 से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनको कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था जो इसमें जो हिंदुओं का जो ध्रुवीकरण या पूरा हिंदुत्व वोट बैंक, वो जो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1925 से सपना है कि वो एक करें, और इसके बावजूद इसके पहले वो धर्मांतरण का मुद्दा उठाते थे, मीनाक्षीपुरम वगैरह, लेकिन वो क्लिक नहीं किया। तब बीजेपी जो आरएसएस के थिंक टैंक ने, उन्होंने सोचा कि ये एक इमोटिव मुद्दा है, क्योंकि 1949 में यहाँ मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां प्रकट हुई थी या रखी गई थी, तब से ये डिस्प्यूट चल रहा था। हालांकि उसके पहले से भी इस पे काफी 1934 में भी पहले हुआ था। तो आपको याद होगा कि जो आडवाणी जी की रथ यात्रा से पहले मिथिला से अयोध्या तक एक राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी उनको एक कटघरे में दिखा करके और उनको ऐसे कि जैसे वो जेल के अंदर बंद है, इस तरह से करके वो भावनाएं उभारने के लिए ही उन्होंने किया था पूरा यूपी और बिहार में। और उसका उनको फायदा मिला कि ये मुद्दा जो सोया हुआ था उसको फिर से जगाया, और उसी मुद्दे से फिर बीजेपी को रिवाइव हुई। जहां 2 सीटें थी पार्लियामेंट की, उससे बढ़ के कितनी आज क्या स्थिति है, और उसमें बाद में फिर और सारे मुद्दे जुड़ते गए, लव जिहाद, गो हत्या, कश्मीर, ये सारा। तो आज जहां पर वो खड़े हैं, आज जिस तरह से हमारे साथ बीजेपी के एक और नेता जुड़ गए हैं, सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? क्योंकि जो आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए गए हैं, इसके बाद आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं अभी हमारी अंजिला जी से भी बात हो रही थी, वो बहुत प्राइड ले रही हैं इसमें, उनको ये गर्व का मामला लगता है। आपका क्या मानना है और पार्टी का क्या टेक है इस पे? मैंने कहा पहली बात तो ये कि आज जो हुआ है वो तो वही हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया था। तो आज नया क्या हुआ है? आपराधिक साजिश, आपराधिक, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने 120B कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस तय हो गए, कॉन्स्पिरेसी की गई, दंगा भड़काया गया, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी है। सुनिए ना, सुनिए, ये पहले भी सीबीआई ने अपनी दलील में ये कहा था, उसको जो है हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पहले लोअर कोर्ट ने खारिज करा, फिर हाई कोर्ट ने करा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इसको बहाल कर दिया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, इसलिए नीचे की अदालत को उसी चीज में आगे केस बढ़ाना है। तो एक तो पहली बात है, इसमें नया कुछ नहीं हुआ, ये पुरानी चीज है। दूसरी बात तक, जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा मानती है कि ये जो केस था, ये राजनीतिक साजिश के तहत ये केस जो है इनके खिलाफ बनाया गया था। 120B आपराधिक साजिश, इसका ना तो कोई गवाही है ना कोई प्रमाण है, लेकिन उस समय की सरकार ने अपने बचाने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए इनका जो है हमारे नेताओं के खिलाफ ये केस जो है झूठा केस रजिस्टर करा था, और प्रताड़ना ताकि हो सके, इस उद्देश्य से ये करा गया था। तो भाजपा इस केस को ना तो सही मानती है और ना ही इससे विचलित है। हमारा नेतृत्व और पूरे संगठन जो है, सब लोग इनके पीछे खड़े हुए हैं। हमें मानना है कि सत्य जो है उसकी विजय होगी। इस तरह के अपराध लगाए जाते हैं, लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर हम सबकी आस्था का प्रश्न है। हमारा ये मानना है कि वहां पे एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कानून या तो फैसला करेगी या कानून बनाया जाएगा या आपसी सहमति से होगी। ये भाजपा की धारणा है और उसके लिए हम लोग अटल हैं। राम मंदिर हो या ना हो, उस पर आज हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जो चार्जेस लगे हैं इतने सीनियर नेता, उन पर अगर कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगते हैं तो काफी गंभीर है। तो बीजेपी क्या, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, ठीक है, सत्य की जीत की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता तब तक इनसे बड़े पद पर, चाहे कोई मंत्री पद पर है या गवर्नर पद पर, उनको गंभीरता क्या है? इसमें कोई दुराचरण के, अगर आप ये जो केस है, इस केस का जो जिस तरीके का केस है, आप देखें तो क्या इसका नेचर मॉरल टर्पिट्यूड का है? नहीं है।
एक राजनीतिक केस है, एक राजनीतिक दंगा आंदोलन से भड़काने निकला का हुआ भी एक आरोप केस है, है। सुनिए, दंगा भड़काने का भी आरोप है। मैं एक सेकंड खत्म कर दूं। एक राजनीतिक आंदोलन से निकला हुआ ये केस है। तो जो राजनीतिक आंदोलन से निकला हुआ केस है उसके बारे में कोई शर्मिंदगी होती है क्या? राजनीति के नाम पर लोग मारे जाएं उसमें शर्मिंदगी नहीं होती है क्या? इसमें इस वाले केस में एक भी नहीं मारा गया था। कृपा करके झूठे लेकिन तथ्य दंगे भड़के थे ना, दंगे भड़के थे ना। पहले मेरी बात, अगर आप कह रहे कोई अपराधी नहीं हुआ तो फिर आपराधिक साजिश कैसे? आप मेरी प्लीज मेरी बात सुनिए। ये पहले केस क्या है? ये केस 302 का नहीं है, इसलिए कम से कम जो केस है उसी तक अपनी टिप्पणियों को सीमित रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं आता हूं। ये टिप्पणी, ये जो केस है, ये जो बावड़ी ढांचा है, वो जो ध्वंस हुआ था, उसके ध्वंस के पीछे एक राजनीतिक साजिश थी। ये केस है, ये एक राजनीतिक आंदोलन था। वो ढांचा जो है हमारी गुलामी का प्रतिबिंब था, उसके खिलाफ भाजपा ने एक राजनीतिक आंदोलन करा था। उस आंदोलन से उत्पन्न एक ये केस बनाया गया है। इस केस के बारे में शर्मिंदगी किस बात की है? ठीक है, हम लोग ने वो आंदोलन करा था और आंदोलन में 100 केस बनते हैं। इसलिए इनको बड़े पद से, मैंने जैसे कहा, इस केस का जो नेचर है, जिस तरह का केस है, ये कोई मॉरल टॉर्पिट्यूड का। आपको बता दूं एक मामला, आप सुधांशु जी कह रहे थे कोई नहीं मरा। बाबरी विध्वंस के बाद जो कई महीनों तक दंगे चलते रहे, कोई 2000 लोग उसमें मारे गए थे। कृपा करके प्लीज आप जो चलिए, हमारे साथ वकील साहब भी हैं, आर.के. कपूर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। उसी तक अपने को सीमित रखें। हाँ चलिए ठीक है, कपूर साहब हमारे साथ हैं। कपूर साहब, आप जरा बताइए कि जो 120 भी लगा, जो दंगे भड़काने का भी आरोप है, उसमें क्या, जैसा कि सुधांशु जी कह रहे हैं, उससे आप सहमत हैं क्या? नहीं, देखिए, जो कानूनी प्रतिक्रिया होती है वो तो इस आधार पे होती है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या मटेरियल मिला है, उसी के बेसिस पर ही कोर्ट आगे चलता है। इस बात में देखिए, पॉलिटिकली कोर्ट को कोई इस बात से वास्ता नहीं होता। कोर्ट को सिर्फ इस बात से वास्ता होता है क्या मटेरियल जो रिकॉर्ड पे आया है वो सफिशिएंट है चार्जेस बनने के लिए। जब देखिए 19 अप्रैल के बाद और आज की डेट में फ़र्क ये है कि 19 अप्रैल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि जो चार्जेस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हैं उनको रिस्टोर किया जाता है, लेकिन जो एक्चुअली आज की डेट में चार्जेस जो फ्रेम हुए हैं उसका मायने यह है कि आज के बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा और ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं जब अगर एक्यूज उनको गिल्टी एडमिट नहीं करता तो ट्रायल होता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि जो इन चार्जेस पे ट्रायल होगा वो प्रूफ हो जाएगा, कन्विक्शन होगी कि एक्विटल होगी, वो बात की बात है। लेकिन आज जो प्राइमा फेशी चार्जेस बने हैं, मटेरियल जो ऑन रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे चार्जेस हैं। ये भी तो हो सकता था कि कोर्ट ये कहता कि नहीं मटेरियल सफिशिएंट नहीं है और चार्जेस नहीं बनते, पर क्योंकि आज की डेट में मटेरियल सफिशिएंट लग रहा है और चार्जेस बन गए हैं, अब कल की बात अलग है कि सीबीआई प्रूफ कर पाती है कि नहीं कर पाती। ये वकील है कम से कम गलत बयानी ना करें। एक्चुअली और थोड़ा सा अभी जो ये डिस्कस चल रहा है कि 120B के कपूर साहब एक मिनट रुकिए। चलेगा तो नीचे की कोर्ट कैसे मना कर सकती है भाई? क्या बात करे जा रहे हैं? ये भी कुछ भी बोले जा रहे हैं। वकील है, वकील साहब आप वकील हैं, कम से कम चार्जेस तो आज ही फ्रेम हुए ना। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम नहीं किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चार्जेस फ्रेम आज हुए हैं, इसलिए 19 अप्रैल में और आज की डेट में वो फर्क है। आपको, आप वकील है, कुछ जिम्मेदारी से तो बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीचे की कोर्ट को हिदायत दी कि आप इसमें चार्जेस फ्रेम करिए। जब सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे रही है तो वो क्या करेगा? वो चार्जेस में कह देगा कि नहीं मैं एक्विट कर रहा हूं इनको। कैसी कैसी बातें कर देते हैं आप लोग भी। अरे कुछ सत्य तो बात करिए। नहीं, फ्रेम आप बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे। टेक्निकली कार्रवाई तो तभी शुरू होगी ना, अब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। कार्रवाई तो होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे ट्रायल कहां से शुरू होगा? स्वाभाविक तौर पे चार्जेस जो फ्रेम हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप चार्जेस फ्रेम करिए। जब चार्जेस वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चार्ज फ्रेम करा है तो उसके आगे कार्रवाई भी होगी। लेकिन नया क्या हुआ है? इस अदालत ने वही करा है जो सुप्रीम कोर्ट ने करा है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस आप सुधांशु जी नहीं मान रहे हैं, नहीं हुआ था, वो डिस्चार्ज कर सकता है। इस अदालत ने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। अच्छा चलिए सुधांशु जी, थोड़ा से मामले की इस चर्चा की दिशा को थोड़ा सा मोड़ते हैं। सुधांशु जी एक मिनट, कपूर साहब आप एक मिनट रुकिएगा कि उस बहस में ना जाएं, आप टेक्निकलिटीज में उस तरह से जा रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि ठीक आज से चार्जेस फ्री हो गए। चलिए उस बात को छोड़िए, मुझे आपकी एक राय जाननी है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से, मनीष तिवारी की ओर से ये कहा गया कि आडवाणी जी राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाए, इसलिए पूरा मामला वापस से हीटअप हो गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या किसी व्यक्ति पर इस तरह के मामले में ऐसे अगर चार्जेस लगते हैं तो वो व्यक्ति क्या राष्ट्रपति की रेस में रहने के लायक है या नहीं है?
देखिए दो बातें हैं, नहीं, एक मैं सुधांशु morality जी है से और एक सुधांशु जी से technicality सवाल है मेरा। जहां कपूर पर साहब एक अगर मिनट। रिफरेंडरी ऑफ कि पीपल ये जो कपूर केस साहब एक है, मिनट। हेलो, हाँ सुधांशु जी, आपसे मेरा सवाल है ये केस जो है कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है, कोई डकैती का नहीं है, कोई कत्ल का नहीं है। मॉरल टापिट्यूड जो शब्द मैंने इस्तेमाल करा था, ये केस कोई मॉरल टापिट्यूड का नहीं है। तो जब ये केस मॉरल टापिट्यूड का नहीं है तो इसको किसी को किसी पद से लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ। और एक और जानकारी मैं दे दूं, हाँ। जब ये चार्जेस थे तब भी अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री इस देश के रह चुके हैं। ठीक है। जोशी जी केंद्र में केंद्र मंत्री रह चुके हैं। हाँ, HRD उमा मिनिस्टर भारती रह केंद्र में मुख्यमंत्री और ठीक केंद्रीय है। मंत्री रह चुके ठीक हैं। है। तो ठीक है। जो चीज पुराना हो चुका है उसमें आज नई चीजें कहां से नहीं, निकल के आ रही हैं? कई बार बदलती परिस्थितियों में, बदलती सरकारों बदलती में, क्या तब परिस्थिति तब बदली है, वही तो अडवाणी मैं जी की पूछ रहा हूँ स्थिति आपसे। अलग थी, तब अडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में नहीं थे, तब में और अरे आज में बहुत अरे अंतर है। इसमें बदलती परिस्थितियां क्या है ये तो बता दीजिए मुझे। चलिए, कौन सी आप कुछ भी बदलता हुआ नहीं मानना चाहते, लेकिन देश तो बदल रहा है, ये भी आप ही कह रहे हैं। आप नहीं, मानने देश को बदल तैयार रहा है, नहीं लेकिन हैं। इस आप वजह मानने से को कानून तैयार थोड़ी नहीं बदल है। जाएगा। राजनीति बदल रही है, बीजेपी बदल गई, जो बीजेपी अडवाणी अरे भाई, जो जोशी सब और बदल गया, लेकिन वाजपेयी कानून जी के थोड़ी वक्त बदल की थी, जाएगा। आज बीजेपी आप और कैसे सेम नैतिकता मान थोड़ी रहे हैं? बदल जाएगी। हाँ। नैतिकता तो वही चलिए, रहेगी और कानून भी ठीक है। वही रहेगा। त्रिपाठी जी मैं एक बार आपके पास आऊंगा। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि बीजेपी शायद ये रिस्क नहीं लेगी कि इस मुद्दे पर किसी से भी इस्तीफा मांगा जाए। तो ऐसे में जो एक चर्चा चल रही है और जो अटकलबाजी चल रही है, और जो मनीष तिवारी भी कह रहे हैं कि शायद आडवाणी जी को राष्ट्रपति के रेस से बाहर रखने के लिए बात की गई। मेरा ये मानना है, या क्या ये भी एक इसका पहलू है क्या, कि अब शायद वो राष्ट्रपति पद के और एक बड़े दावेदार बनकर उभरे, क्योंकि जिस तरह की अब तक का रिकॉर्ड रहा है, राम को लेकर वोट मिलते रहे हैं बीजेपी को, एक इंप्रेशन है, एक इमेज है, शायद ये इमेज और पुख्ता होगी अगर वो आडवाणी जी को सपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। देखिए, ये पहली बात तो मैं सुधांशु जी को बधाई दूंगा जो उन्होंने बहुत साफगोई से कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन था, क्योंकि अभी तक बीजेपी कहती थी कि ये धार्मिक मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। कम से कम उन्होंने स्वीकार किया कि ये राजनीतिक आंदोलन था। दूसरे, इनका ये कहना है कि ये चार्जशीट राजनीतिक है, तो भाई सरकार केंद्र में आप हैं और राज्य में भी है, स्टेट ही प्रोसिक्यूटर है, तो क्या ये मुकदमा वापस लेगी केंद्र या राज्य सरकार? सीबीआई आपके अंडर में है अगर फर्जी मुकदमा है तो। जहां तक बात यह है कि इस वजह से क्या आडवाणी जी का दावा मजबूत होगा, देखिए मोदी जी खास करके या जिस तरह से वो कार्यशैली है उनकी, सारे पावर अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक और मजबूत नेता को राष्ट्रपति, किसी भी मजबूत नेता को, न केवल आडवाणी जी, राष्ट्रपति के पद पर वो बैठने देखना चाहेंगे। तो ये, और बल्कि जिस तरह से रिएक्शन दिया था विनय कटियार ने कि जो सीबीआई हमारी ही सरकार में छुट्टा सांड की तरह काम कर रही है, तो उसका मतलब तो यही है कि भाई कटियार जी या आडवाणी जी वगैरह खुश नहीं है जिस तरह से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी इस मामले में। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी आडवाणी जी जैसे एक मजबूत और जो अपने आप में एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, जिनको किनारे कर दिया है, उनको एक राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर वो आने देना चाहेंगे। और बल्कि ये बात कुछ हद तक सही लगती है कि ये जो केस दोबारा इतनी शुरू हो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट 2 बार, लेकिन देखिए लगभग ऐसी ही बातें उस वक्त की जा रही थी जब योगी जी का नाम यूपी तो के हो सकता है ये मुख्यमंत्री के तौर इंटरनल पर आ रहा पॉलिटिक्स था। हो, इसमें ये कोई मुश्किल नहीं है। हाँ सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह जवाब रहे भी ले हैं? लीजिए। हाँ बोलिए। एक एक जवाब देता हूँ। पहली बात इन्होंने कहा कि चलिए भाजपा ने माना कि ये राजनीतिक आंदोलन था। भाजपा ने कब मना करा कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं था? हाँ। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर बाकायदा इस पे प्रस्ताव था। अगर नहीं पता हो इनको तो मैं क्या कह सकता हूँ, अनभिज्ञता की वजह से कुछ भी बयान दे दे कोई आदमी। नहीं, पालमपुर प्रस्ताव मालूम है। मैं लेकिन प्लीज अपनी बात, वो पालमपुर में आपने समर्थन किया था। मैं प्लीज आपको समर्थन और क्या होता है साहब, हमने उसके बाद तय करा, ऑफिस बेरर्स ने तय करा कि हम इसमें आंदोलन को बढ़ाएंगे आगे। पहले बात पालमपुर में हमने कहा हम इसका समर्थन करते हैं। फिर जब आडवाणी जी राम रथ यात्रा पे निकले थे तो ऑफिस बेरर्स की मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम इस आंदोलन को जनता तक लेके जाएंगे। तो अब हमारी पार्टी के बारे में आप बोलेंगे तो भैया कमाल है, मुझे तो फिर संन्यास दे देना चाहिए। एक बात तो ये राजनीतिक आंदोलन, जब राजनीतिक पार्टी एक आंदोलन करती तो राजनीतिक तो होगा ही होगा ना। उसका आधार था कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज है। हाँ। पहली बात। चलिए अगले मुद्दे पर। दूसरी बात हाँ। इन्होंने कहा कि साहब राष्ट्रपति के चुनाव में मोदी जी ये नहीं चाहते। आप मोदी से जिंदगी में मिले हैं क्या कि मोदी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते आपको पता है? मतलब कैसी कैसी हल्की बातें, ओछी बातें हम लोग करने लगे यहाँ पे। आडवाणी जी जैसे व्यक्ति के खिलाफ
कोई राजनीति करेगा, कोई षड्यंत्र करेगा, ये आपकी कल्पना हो सकती है, आपकी विकृत मानसिकता होती है। तीसरी बात अरे ये हमारी कल्पना नहीं है, मनीष तिवारी जी ने कहा था, उस पर रिएक्शन लिया हमने। आप जब बोले मैं बीच में नहीं टोका ना, मैं कभी लेकिन आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप एक बड़े पत्रकार को लेकर जिस तरह से बोल रहे हैं, सुधांशु बात कीजिए। ये पहले मैं थोड़ा सा एक सत्य और आपको ऐसे ये तो फिर आप हद पार कर रहे हैं, माफ करिएगा, हद पार कर रहे हैं, सीबीआई ये की ठीक नहीं है। प्रोसिक्यूशन जो है केंद्र सरकार के अंडर में नहीं होती है। ये आप ही के नेताओं ने, विनय कटियार ने बयान दिया, आप हद पार मत कीजिए, सभ्य भाषा में बात कीजिए। कोई नेता क्या बोले उससे सत्य बदल जाएगा क्या? सत्य ये है कि सीबीआई के तहत सीबीआई सीवीसी के अंडर है, दिल्ली केंद्र सरकार के अंडर नहीं है, और हम उनकी फाइल हमारे पास नहीं आती है, उनकी स्वायत्ता है, वो किसको प्रोसिक्यूट करेंगे किसको नहीं करेंगे। और ये सुनिए एक और, ये 2011 की अपील है सीबीआई की, ये 2017 की और 2016 की अपील नहीं है। तो कृपा करके अपने तथ्य, अपने जो आप कथन करते हैं उसकी सत्यता तो जांच लें। ठीक है सुधांशु जी, आज आप ये बात कह रहे हैं कि ठीक है सीबीआई तो सीवीसी देखती है और हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन जब आपकी सरकार नहीं थी तब आप सीबीआई को लेकर, कांग्रेस को लेकर क्या कहते थे वो भी सबको पता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता तक कह दिया, वो भी सबको पता है। और ऐसे में जब आप ही की पार्टी के लोग सीबीआई पर के एक्शन पर और इसके प्रोएक्टिवनेस पर सवाल उठाते हैं, उस पर आप कहते हैं कि अगर कटियार जी ने कह दिया तो उनका मामला है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे, लेकिन जाते जाते कुछ सवाल हैं जो आपके लिए हम छोड़ जाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या राम वाकई आज की राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है? हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन राजनीति के कर्मों को देखकर कई बार शक जरूर होता है। देखते हैं एक रिपोर्ट और समझते हैं कि आज की राजनीति से राम कितने दूर हैं, कितने पास हैं। सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि आदर्श। पति कैसा हो, राम जैसा। बेटा कैसा हो, राम जैसा। भाई कैसा हो, राम जैसा, वगैरह वगैरह। हमें आज फिर से राम याद आए हैं, क्योंकि राजनीति ने उन्हें फिर से याद किया है। राम ने सत्ता से ऊपर सेवा को रखा। पिता दशरथ के कहने पर सत्ता का त्याग किया, 14 साल के लिए वनवास पर चले गए। राम ने सीख दी, सत्ता से ऊपर सेवा है। आज सत्ता के लिए माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी किसी को भी निर्वासित करने की परंपरा है। कैकेयी राम को भरत से ज्यादा प्यार करती थी। मंथरा की संगति में उनकी मति मारी गई। राम ने सीख दी, बुरी संगति से इंसान का मन बुरा हो जाता है। आज की राजनीति ही तब की मंथरा है, जिसकी संगति में आते ही स्वार्थ और मैं के सिवा कुछ याद नहीं रह जाता। राम वनवास की ओर चले, अयोध्या के लोग उन्हीं के साथ हो लेना चाहते थे। अयोध्या वासी सत्ता से दूर आराम की जगह राम को पसंद करते थे। आज की राजनीति सिर्फ वही ले जाती है जहां सत्ता हो, सत्ता का सुख हो। राम अयोध्या छोड़कर तब गए जब अयोध्या वासी सो रहे थे। सबक दे गए कि सोए रहें तो आप बहुत कुछ खो देंगे। आज की राजनीति खोने की चिंता में कभी सोती ही नहीं। भरत ने राजा राम का खड़ाऊ रखकर 14 साल तक अयोध्या का राजकाज चलाया। राम ने सीख दी कि राजा बस जरिया मात्र है, उसका अपना कुछ भी नहीं, तो किसी को कोई खड़ाऊ देने की जहमत ही नहीं उठाता, और अगर दे भी दे तो 14 साल बाद उसे अपने खड़ाऊ का अवशेष शायद ही मिले। रावण का गुरूर उसे सच को पहचानने से रोकता था। सच का आईना दिखाने वाली मंदोदरी और भाई विभीषण को वो अपना दुश्मन मानता था। आज की राजनीति यहाँ पर जरूर उस जमाने से मेल खाती है, लेकिन राजनीति कहती है वो राम भक्त है, उसे राम की चिंता है। राम सबकी चिंता कर रहे हैं, राम सबको देख रहे हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।